नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि लोकतंत्र में अहंकार और अधिनायकी लंबे समय तक नहीं चलता। दोस्तों, कहना न होगा, करीब 3 माह पूर्व जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया कि पूरे विश्वव्यापी कोरोना के मद्देनजर भारत में भी बचाव के लिए एक संपूर्ण लॉकडाउन लाया जाएगा, और उस फैसले के मातहत न जाने कितने विमर्श हुए, कितनी परिस्थितियां आई, कितनी परेशानियां आई, और पूरे देश में एक अजीब जो है एक ठप सा माहौल हो गया। लोग कहीं फंस गए, कहीं पर रुक गए, कहीं छिप गए, कहीं दब गए, कहीं लापता हो गए। उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आज उसके 3 महीने बीत चुके हैं और सारी दुनिया के सामने यह कोरोना पैंडेमिक की क्या स्थिति है, हम सब लोग वाकिफ हैं। आज हर व्यक्ति अपने मोबाइल के जरिए यह जान लेता है कि पूरे दुनिया में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, इस रोग से कितने लोगों की मृत्यु हुई, हर देश में और उस देश के प्रांत में कितने लोग रोज इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कितने रिकवरी हुई है और कितने लोग उससे जो है एक तरह से कैजुअलिटी हुई है। लेकिन आज पूरा भारत में जब हम पूरी एक परिदृश्य पर नजर डालते हैं तो आज समूचे देश में कमोबेश लॉकडाउन खत्म हो चुका है और तमाम जो क्रियाएं हैं, तमाम आर्थिक गतिविधियां हैं, रोजमर्रा और रूटीन की जो गतिविधियां हैं, वो सरकारों ने अलाउ किया है। बजाय कि देश के वो जो इलाके जो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं, उन्हें 30 जून तक अभी भी लॉकडाउन में रखा गया है। और ऐसे में देश के जो 4 जो प्रदेश हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र और उसमें खासकर मुंबई शहर, जिसमें कि तमिलनाडु और उसमें खास करके चेन्नई शहर, जिसमें कि गुजरात और उसमें भी खास करके अहमदाबाद शहर, और चौथा देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां पर कोरोना के लॉकडाउन खत्म करने के बाद लगातार इन्फेक्शन के केसेज आ रहे हैं और ये केसेस 2 गुने और 3 गुने हो गए हैं। और आज देश में जितने कोरोना के केस हैं, उसमें 60 से 70% केसेस में इन चारों राज्यों का योगदान है। और आज पुनः सरकारों के सामने और तमाम लोगों के सामने यह प्रश्न बड़ा ही चिंता में डालने वाला है कि क्या हमने लॉकडाउन को बड़ा ही प्रीमैच्योर वे में खत्म कर दिया या लॉकडाउन को बड़े आहिस्ते आहिस्ते लाना चाहिए था। मिसाल के तौर पे मैं उत्तर प्रदेश में एनसीआर रीजन गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहता हूं। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ का प्रशासन लॉकडाउन को अचानक से खत्म नहीं किया। बड़े शनही पहले किराना और सब्जी के दुकानदारों को इजाजत दी गई। बाद में जो नॉन एसेंशियल आइटम थे, जिसमें स्टेशनरी और बर्तन और जो तमाम अन्य जो दुकानें थी हार्डवेयर की, उन्हें जो है धीरे धीरे इजाजत दी गई। लेकिन जब मैं राष्ट्रीय राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली को देखता हूँ, तो वहाँ अचानक से यह मंजर देखने को मिला कि जब पूरा समूचा दिल्ली खुल गया, कम से कम सड़कों पर ट्रैफिक के नजारों को देखकर तो यही लगता है कि दिल्ली एक तरह से फिर से जो है जीवित हो गई है और तमाम प्राइवेट व्हीकल खुल गए हैं और तमाम प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। हालांकि सड़कों पर उस तरीके से लोगों का नजारा नहीं दिखता जैसा कि पहले हुआ करता था। लेकिन विडंबना यह है कि दिल्ली में जो पहले 300 से 400 केसेज आते थे, पता नहीं या तो उनका डिटेक्शन नहीं हो रहा था, या उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही थी, या उनकी रिपोर्टें नहीं हो रही थी। आज की तारीख में 2 से 2,500 केसेज अकेले दिल्ली से आ रहे हैं। और समूचे देश की बात करें तो जब पहले 3,000, फिर 4,000, फिर 5,000, 5,000 से 6,000, 7,000 का आंकड़ा आया, फिर 8,000, 9,000, 10,000, अब 11 और 12,000 का आंकड़ा रोजाना आ रहा है। हो सकता है कि टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ी हो सकता है यह भी कि जो लॉकडाउन खोला गया तो उससे कुछ लापरवाह लोगों ने डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया होगा, या अपने को बचाव को लेकर के उस तरीके से अलर्टनेस नहीं दिखाया होगा, जिससे ये कोरोना पेंडेमिक जो है भारत में भी अब आउटब्रेक की सिचुएशन दिखा रही है। दोस्तों, आज का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड से तो यह नजर आता है कि भारत जो दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और आज की तारीख में इन्फेक्टेड कंट्रीज में यह सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि चाइना से उत्पन्न होने वाला यह बीमारी सबसे पहले चाइना से ही समाप्त हो चुका है। तो हमें लगता है कि भारतवर्ष
कहीं जून के अंत में या जुलाई के अगले मध्य में दुनिया का सबसे ज्यादा इन्फेक्शन प्राप्त करने वाला देश न बन जाए, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी 3,20,000 इन्फेक्शन के आंकड़े को पा चुके हैं। यह बात अलग है कि जब से वह आंकड़ा बदला गया, कि जो रिकवरी के जो पैमाने जो बदले गए, जिसके तहत जो गंभीर केसेस को जो है थोड़ा सा और गैर गंभीर बनाया गया और जिन्हें देखा गया कि जिनके हल्के सिम्टम है उन्हें छुट्टी दी गई और उन्हें रिकवरी नंबर्स में उन्हें शामिल किया गया। हालांकि जब पैमाना पुराना था तब भी भारत में रिकवरी की जो रेट थी वो 17, 18, 20, 25, 30 तक गई थी। लेकिन जब से ये नया पैमाना अपनाया गया है तब से भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां की 50% से ज्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं, जो बड़ी ही एक तरह से ठंडक पहुंचाने वाली और बड़ी ही राहत देने वाली खबर है। लेकिन दोस्तों, आज हमारी जो इस चर्चा का जो मुख्य विषय है कि लोकतंत्र में अहंकार और अधिनायकी लंबे समय तक नहीं चलते। बात मैं कर रहा हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यह कहने के पीछे हमारा आशय प्रधानमंत्री के केवल एक पक्ष को देखना नहीं है। हमें ये मालूम है कि प्रधानमंत्री जब से इस देश में सत्ता हासिल किए हैं तब से उन्होंने दर्जनों बेहतरीन योजनाएं लेकर के आए, गेम चेंजर योजनाएं लेकर के आए और उन्होंने प्रूफ किया कि ये मैन ऑफ विजन। और कुछ आर्थिक योजनाएं, कुछ सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं और कुछ जो है इंक्लूसिव और यूनिवर्सल योजनाएं बड़ी शानदार थी। लेकिन मैं आज पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा कि उनके द्वारा लिया गया फैसला नोटबंदी का, उनके द्वारा आनंद फानंद में लिया गया फैसला जीएसटी का, हालांकि जीएसटी में सुधारों का अनवरत सिलसिला चल रहा है और आज भी अब खबर आई है कि जीएसटी में अब जो लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे, जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है तब से उन्हें एक बार फिर से एमनेस्टी दिया गया है, जो कि एक स्वागत योग्य बात है। परंतु जीएसटी के जरिए जो हमने सोचा था कि जो रिजीम आएगी, वह दुख की बात यह है, विडंबना की बात यह है कि वो नहीं आ पाया। और तीसरा ये केस जो कोरोना के नाम पर बिना सोचे विचारे और उसके भी तहत कि जिस सरकार ने नोटबंदी का एक घोर गैर आर्थिक फैसला लिया, आर्थिक विकास को हतोत्साहित करने वाला फैसला लिया, उस रिजीम को देशबंदी के फैसला लेने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि यह इतना विशाल देश जिसके 44 करोड़ लोग, जो हमारे एक मित्र ने आंकड़ा दिया, वो मोबाइल रहते हैं और जिसमें कि 15 करोड़ लोग तो अपने एक घर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर प्रवासी के रूप में अस्थायी रूप से रहते हैं। उसके बाद केवल 4 घंटे की मोहलत में यह देशबंदी का जो फैसला लिया गया, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से एक अहंकार, चूंकि उन्होंने बड़ी ही उंगली उठा करके फैसला लिया था, मानो उनका ये व्यक्तिगत ऑटोक्रेटिक फैसला था, मानो यह फैसला ऐसा था कि उनके पास जो है देश के 140 करोड़ लोगों के हर दुख की दवा है, अकेला उन्हीं के पास केवल ज्ञान है। और दूसरा फैसला अधिनायकी का। लोकतंत्र में चाहे आप कितने भी सटीक फैसले लेने वाले, चाहे आप कितने ही विचारशील व्यक्ति हो, चाहे आपकी कितनी भी विराट संवेदनशीलता और विराट दृष्टि हो, लोकतंत्र तकनीकी रूप से एक सामूहिक नेतृत्व का नाम है। लोकतंत्र जो है एक सामूहिक जनमत बना करके सामूहिक निर्णय लेने का नाम है। चाहे आपके फैसले भले ही उतने अच्छे ना हो, अगर आपने बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत यदि फैसला लिया है तो वह आलोचना का विषय नहीं बनता। परंतु नरेंद्र मोदी के अभी हाल के फैसले और उसके करीब 1.5 महीने के बाद जब देश में प्रवासी श्रमिकों के अपने घर जाने को लेकर जो अफरा तफरी मची और सरकारी इंतजामिया जब अपने आप को असमर्थ पाई, जब लोगों ने ये देखा कि हमारे हजारों मजदूर भाई हजारों किलोमीटर का रास्ता पैदल नाप रहे हैं, कोई ट्रकों में, कोई किसी बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर छिप करके, या कोई साइकिल पर। एक उस लड़की की कथा आई जो अपने बीमार बाप को साइकिल पर बिठाकर 1000 किलोमीटर का रास्ता सफर किया और उसने अपने आप को देश की असल नेत्री के रूप में साबित किया। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा कि यह सरकार सचमुच एक अधिनायकी शैली में काम करती है। मैं ये मानता हूं कि मजबूत फैसले बड़े त्वरित लिए जाने चाहिए, लेकिन यह एक बार नहीं 3 बार साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी का फैसला एक तरह से घाटे का फैसला हुआ, जिससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ। लेकिन विडंबना यह है
कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व अपनी निर्णयों की और अपने फैसले की कसौटी केवल इस बात को देखता है कि उसे राजनीतिक मत और उसे राजनीतिक वैधता कैसे प्राप्त होती है। अफसोस की बात यह थी कि जब नोटबंदी का फैसला लिया गया और जब जीएसटी का फैसला लिया गया तो उसके बाद कई राज्यों में और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार परारूढ़ हुई। परंतु हमारा मानना है कि नरेंद्र मोदी को जो दोबारा राजनीतिक मत मिला या राजनीतिक आदेश मिला, उसके पीछे और भी प्रमुख वजहें थी। सबसे प्रमुख वजह कि एक मजबूत विकल्प और एक ठोस नेतृत्व नहीं था। दूसरा ये क्यूमुलेटिव तरीके से, संचयात्मक तरीके से नरेंद्र मोदी के कुछ फैसले और काम उनके इन गलत फैसलों पर भारी साबित हुए और जनता ने उन्हें निर्णय सुनाया। परंतु आप इस बात को मत भूलिए कि अब जनमत इस बात को भली भांति जान चुका है कि आपने जो नोटबंदी का फैसला लिया था वह देश के मौजूदा आर्थिक बुरे हालात के लिए सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेवार साबित हुआ। और अभी कोरोना के नाम पर जो पूरा विश्व बदहवास हुआ, जिन सारी दुनिया के देशों को चाइना से आने वाली उड़ानों को केवल लॉकडाउन करना था, उन्हें केवल बंद करना था, इस बीमारी की एकमात्र दवा वह साबित होती कि जब यह ग्लोबलाइजेशन के नाम पर एक बीमारी कैसे ग्लोबलाइज हो गई। अगर उस ग्लोबलाइजेशन के मुख्य तार हवाई यात्रा और हवाई व्यापार को यदि बंद कर दिया गया होता तो यह बीमारी दुनिया में नहीं फैलती। और कहीं न कहीं वह गलती हमारे भारत सरकार ने भी करी और उस गलती का जो असर जो है वो देश की करोड़ों और अरबों जनता को झेलनी पड़ी। बहरहाल अब ये सवाल बेमानी है, क्योंकि ऐसी गलती दुनिया के करीब करीब सभी देशों ने करी और इसका उन्हें नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन जब बात भारत की करें तो जिस तरीके से यह फैसला नरेंद्र मोदी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने लिया, उसमें जो मैंने कहा कि एक अहंकार यानी कि ऑटोक्रेटिक फैसला और एक अधिनायकी का एक तरह से उसमें से बू आया। यह बात सही है कि आज हमारी जो हुकूमत है, आज हमारा जो ये संसदीय लोकतंत्र है और जिस रिजीम के तहत कायदे से एनडीए 2 का राज है, एनडीए 2 के दूसरे टर्म का राज है, लेकिन वह सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के रूप में जानी जाती है। और यह सरकार नरेंद्र मोदी सरकार कहलवाने में अपने को बड़ा गर्व महसूस करती है, जबकि लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकारों का नामकरण और उद्बोधन ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। और अब तो मीडिया में भी इस तरह के उद्बोधन किए जाते हैं। दूसरी बात यह कि जब यह सरकार जब ऐसे जो अपने कैंपेन निकालती है कि मोदी है तो मुमकिन है, संकल्प से सिद्धि तक, यानी यह सरकार मानती है कि यह पूरी कैबिनेट जो है या संसदीय लोकतंत्र है जिसका मूल आधार सामूहिक नेतृत्व होता है, जो कि एक राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली की तरह एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होती है। कहीं न कहीं संसदीय लोकतंत्र में संसद में सत्ता जरूर होती है, लेकिन असल सत्ता प्रतीकात्मक रूप से मंत्रिपरिषद में होती है और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। लेकिन मौजूदा शासन ने यह पूरा सरकार और पूरी रिजीम और पूरा शासन यह पीएमओ कंट्रोल्ड शासन कर दिया है। और कहीं न कहीं जो राज्यों के जो सूबेदार होते थे, अगर उसी पार्टी की सरकार बनती है तो वह इंदिरा गांधी के जमाने से ही प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ण किया जाता था और वह परिपाटी तो आज भी चल रही है। यहाँ तक कि उदारवादी अटल बिहारी वाजपेयी के भी टाइम में राज्यों के नेतृत्व तय होने लगे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। तो कहीं न कहीं हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। हमें ये मानना पड़ेगा कि देश में चाहे कितना भी कठोर राजनेता क्यों न हो, जब वो सामूहिक सभाओं में जाता है, जब वो जनता को जब एड्रेस करता है तो उसकी मुद्रा हमेशा हाथ जोड़े हुए होती है। भले वो अंदर से चाहे वो कितना आपराधिक चरित्र का हो, चाहे वो अंदर से चाहे वो कितना ही माफिया चरित्र का हो, ये करीब करीब सब नेता ये पोस्टरिंग करते हैं और ये हमारी परिपाटी बन चुकी है, हमारे भारतीय लोकतंत्र की परंपरा बन चुकी है। लेकिन सरकारों में जो कभी हमने इंदिरा गांधी के जमाने में देखा था कि बिना कैबिनेट के फैसले के इमरजेंसी लागू कर दिया गया और बाद में कहीं न कहीं न्यायपालिका को भी उसे एक तरह से सहमति देनी पड़ी और कहीं न कहीं न्यायपालिका जो है वो अभी कार्यपालिका की बात में पिट्ठू बनकर रह गई और यह काम केवल इसलिए किया गया कि न्यायपालिका के एक फैसले से प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरा हो गया था। और आज इस लोकतंत्र में जब ये मौजूदा एक गैर कांग्रेस की इतनी मजबूत सरकार बनी
जिसके पास कोई अल्पमत नहीं था, न कोई कोर्ट का फैसला आया था, केवल अपने अधिनायकी को प्रमुखता देने के लिए, अपनी अधिनायकी को एक तरह से बल देने के लिए यह सरकार इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद भी ऑटोक्रेटिक फैसले लेती है, अहंकारिता से परिपूर्ण फैसले लेती है। हमें ये कहना होगा कि आज ये सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया के दौर में लोकतंत्र के वायदे बदल चुके हैं। क्योंकि यह लोकतंत्र जो दरअसल लोकतंत्र की जब आलोचना की जाती है तो कहा जाता है ये निरक्षरों का और ये गुटिये तंत्र है, जिसमें किसी अगर मूर्खों की अगर मेजोरिटी होती है तो उसका शासन प्रिवेल होता है। और सोशल मीडिया ने इस परिपाटी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया के आने के बाद अब गुटवाद इतना चरम पर पहुंच चुका है कि अब पब्लिक ओपिनियन नहीं बनता, जिसमें हर अच्छे को, हर सच्चे को, हर समझदारी से परिपूर्ण निर्णय के लिए जनता का पक्ष का राय लिया जाता हो, ऐसा नहीं होता। और व्यक्तियों को ध्यान में रख करके, व्यक्तित्व को ध्यान में रख करके दो गुट बनते हैं, उनके फॉलोवर बनते हैं और ट्वीट के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए उनकी एक लंबी समर्थन की फौज बनती है और वह फौज जो है पूरे किसी भी निर्णय को बिल्कुल बाइफर्केट कर देती है, या तो इसके फेवर में या तो इसके अगेंस्ट में। तो दरअसल मीडिया का काम एक जनमत का निर्माण करना है, एक स्वस्थ जनमत का निर्माण करना है कि हर सच्चे बात को, हर अच्छे बात को तर्कों की कसौटी पर, सिद्धांतों की कसौटी पर, आदर्शों की कसौटी पर और एक पूरे एक उसके औचित्य की कसौटी पर कसकर हर अच्छी चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे इस सोशल मीडिया ने हमारे इस लोकतंत्र को इस तरीके से डेंट पहुंचाया है कि नरेंद्र मोदी के फैसले को लेकर के जिस तरीके से सोशल मीडिया ने ताली बजाई और थाली बजाई और पहली बार एक थाली बीटिंग रिट्रीट हुआ, तो जो पॉलिटिकल जो तंत्र होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो नेतृत्व होता है, वो केवल जनता के फैसले को ही सबसे बड़ी चीज मानता है। उसके पास संवेदनशीलता या औचित्य या अनौचित्य या सही और गलत की उतनी मजबूत एक एकेडमिक परख नहीं होती है, एक विराट संवेदनशील परख नहीं होती है। उसकी कसौटी केवल एक यही होती है कि जनता किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट में है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकप्रियतावाद कभी स्थायी नहीं होता। अगर आप एक समय बेहद लोकप्रिय होते हैं तो आप पुनः कभी बेहद अलोकप्रिय भी हो सकते हैं। यह ठीक है कि 2.5 महीने पहले जब देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोरोना को, लॉकडाउन को लेकर के आए, तो देश का पूरा 25 से 30 करोड़ जो मिडिल क्लास का वर्ग जो सोशल मीडिया पर प्रमुखता से छाया हुआ है, सब ने जो है बड़ी जोरदार ताली और थाली बजाकर उनका सर बिल्कुल ऊंचा कर दिया। लेकिन वही 1.5 महीने के बाद जब प्रवासी श्रमिकों की वह व्यथा कथा, वह प्रवासी श्रमिकों की जो वह एक मासूम बिलखते हुए बच्चों की कथा जब मीडिया ने देखा, तो कट्टर से कट्टर समर्थकों में से भी कुछ एक लोगों के जो है आंखों में आंसू आ गए, उनका दिल पिघल गया और वो एक संवेदनशील व्यक्ति हो गए। और कहीं न कहीं लोगों को यह लगने लगा कि एक घोर गरीब विरोधी, घोर जन विरोधी, घोर एक आम जन विरोधी फैसला लिया गया और कहीं न कहीं इशारा देश के सर्वोच्च ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े जबरदस्त पारखी व्यक्तित्व है। उन्हें ये पता है कि लोकतंत्र का मिजाज और जनमत का मिजाज किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। हालांकि वो कई बार बड़े हिम्मत के साथ और बड़े अपने किसी भी तरह के फैसले पर बड़े जबरदस्त तरीके से अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं और बाद में चाहे वो कितना भी अलोकप्रिय फैसला हो, उसको एक तरह से उसको डाउन करने में और उसको टोन डाउन करने में बड़ा महारत हासिल रखते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री शांत हैं। कहीं न कहीं जो प्रवासी श्रमिकों में जो एक खलबली मची, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं ये आत्म स्वीकारोक्ति का भाव जगा है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री कभी स्वीकारोक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि ये आज का ये कलयुगी राजनीति है। आज का दौर बिल्कुल अलग है। वो जमाने गए जब जननेता, जब राजनेता जब कोई गलती करता था, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न हो, तो उसे एक लोक लाज होता था, एक लोक भय होता था और किसी न किसी रूप में उसको वो अभिव्यक्त करता था। लाल बहादुर शास्त्री, एक बार रेल एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने रेल मंत्री पद से त्याग दिया। जब उन्होंने
वहां रूस में जब वो कोसिजिन, प्रधानमंत्री कोसिजिन के साथ ताशकंद में जब पाकिस्तान के साथ बैठक करने गए सुलह और समझौते को लेकर के, और कहीं न कहीं ये लगा कि उनकी शांति की पहल थोड़ा सा भारत के लोगों को नागवार गुजरा है। शास्त्री जी बड़े जल्दी ही भाग गए और उन्होंने अपने घर के लोगों से और यहाँ के लोगों से जो प्रतिक्रिया मिली, उस प्रतिक्रिया से वो इस कदर हिल गए, इस कदर दुखी हुए कि उनके हृदय गति जो है उनकी रुक गई और उन्होंने एक तरह से पूरे देश के जनमत पर, देश के मनो व्यथा पर एक तरह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन ये कलयुगी राजनीति का दौर है। अगर आप गलती भी करते हैं तो आप पॉलिटिकली डिमोरलाइज नहीं होना चाहते। आपको ये लगता है कि आजकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्मार्टनेस का दौर है। यही वजह है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जहां के सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर भारत के कोने कोने में जाते हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा देर लगाई प्रवासी मजदूरों के लिए जो है अपने राज्य में वापसी का इंतजाम करने पर। यहाँ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इतने लोग लॉकडाउन के कड़े नियमों के बावजूद उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और अपने प्रदेश के मजदूरों को, अपने प्रदेश के छात्रों को आउट ऑफ वे जाकर उनके लिए सैकड़ों बसों का इंतजाम किया और एक संवेदनशीलता के तहत उन्हें अपने घरों को वापस पहुंचाया। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला इसलिए नहीं लिया क्योंकि लॉकडाउन के 2 दिनों के बाद जब दिल्ली में, आनंद विहार में जब प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हुई तो ये बताया गया कि उनसे असंतुष्ट बाहर निकले प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर के ये साजिश रची है कि बिहार के सारे मजदूर जो है उनमें एक पैनिक आए और वो राज्यों की तरफ जाए और नीतीश कुमार की बदनामी हो। हमें लगा कि नीतीश कुमार अगर उन मजदूरों को बुलवाते या उनके लिए संवेदनशील तरीके से उनके घर वापसी का इंतजाम करते तो वो पॉलिटिकली डिमोरलाइज नहीं होते। लेकिन एक ईगो, एक अहम आजकल के स्थापित राजनेताओं में इस कदर चस्पा है कि वह ऐसा फैसला या ऐसी स्वीकारोक्ति नहीं करना चाहते हैं जिसमें उनके पॉलिटिकल स्मार्टनेस को कोई क्षति पहुंचे। तो कहीं न कहीं एक तरह से यह लोकतंत्र के लिए घोर अपशकुन की बात है। जैसा मैंने कहा कि अहंकार और अधिनायकी भारतीय लोकतंत्र कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह ठीक है कि भारत के लोकतंत्र में या भारत देश में ऐसे लोगों की भी बहुत तादाद है जिन्हें पुलिसिया राज अच्छा लगता है, जिन्हें डिक्टेटर का रूल अच्छा लगता है। कई बार वो कहते हैं उन्हें डंडे वाला राज चाहिए। दरअसल यह उनकी अज्ञानता है, यह उनकी अशिक्षा है, यह उनकी अपरिपक्वता है। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लागू किया था तो उनके इमरजेंसी के टाइम में काफी चीजें चाक चौबंद हो गई थी। ट्रेन 1 मिनट के लिए लेट नहीं होती थी, सामानों की कीमतें जो है बिल्कुल उचित दर पर बिक रही थी और उनके चाहने वाले और उनको तारीफ करने वाले भी काफी लोग थे। लेकिन अंत में जब जागरूक जनमत आया तो उनको मुंह की खानी पड़ी और उनकी हार हुई और अंत में यह साबित हुआ कि भारत में लोकतंत्र और जनता के मौलिक अधिकारों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसकी फिर खैर नहीं। तो आज की भी रिजीम यदि यह एक तरह से अपने आप में यदि भ्रम पालती है कि बहुत सारे लोग उनके इस पुलिसिया राज को और डंडे के राज को तामील करेंगे तो यह उनका भ्रम है। ऐसे अज्ञानी जनता का ज्ञान तुरंत आ जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आप यदि अधिनायकी और अहंकार लाते हैं तो सिस्टम की बुराइयों के लिए ले आइए। आप पुलिसिया राज लाने के लिए, आपने तो पुलिसिया राज लाया, किस तरीके से, चाहे अस्पताल हो या पुलिस हो या ट्रेन हो या चौक चौराहे हो, कैसा एक तरह से अराजकता का माहौल आया, कैसे भीड़ हुई, कैसे भीड़ इकट्ठा हुई, कैसे जो है लॉकडाउन के फंडामेंटल एम कि कहीं भी एक तरह से लोग इकट्ठे न होने पाए, उसकी धज्जी हुई क्योंकि आपके निर्णय ऐसे थे, आपके फैसले ऐसे थे कि इकट्ठा होने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिला और पैनिक क्रिएट हुआ और ज्यादा उथल पुथल मचा और ज्यादा लोगों में एक तरह से बदहवासी आ गई। ऐसे फैसले नहीं लिए जाते हैं। अगर आप अधिनायक बनना चाहते हो कि देश के भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के लिए अधिनायक बनो। अगर आप अहंकार करना चाहते हो कि देश के जितने गलत एलिमेंट हैं, जितने आपराधिक एलिमेंट हैं, जितने भ्रष्ट एलिमेंट हैं, जितने असंवेदनशील एलिमेंट हैं, जितने गरीब विरोधी एलिमेंट हैं, वो बड़े बड़े एसी और बड़े बड़े चैम्बर और लाखों की पगार में और गाड़ी और अर्दली के बीच में रहते हैं, जिन्हें जनता की वास्तविक दुनिया का पता नहीं, जिन्हें चिलचिलाती गर्मी, बदबुदाती नालियां और दूर दराज के गांवों में संघर्ष करते हुए लोग
और वो बीमार, मजलूम, वो गरीब, निर्धन, ऐसे ऐसे तमाम ऐसे नजारे इस भारत देश में आज भी मिलेंगे। यह ठीक है कि भारत दुनिया के पटल में अब काफी चर्चित देश हो रहा है, विकास के पटल में भी अब 5वां, 6ठा और 7वें स्थान पर आ रहा है, लेकिन हमें मानना होगा कि भारत की जो जमीनी स्थिति है वो इतना आपको सपना नहीं देने वाली है कि आप जो है बिल्कुल अंधे हो जाएं और पूरे देश के नजारे से अपना मुंह फेर लें। तो आपको अहंकार और अधिनायकी दिखानी है तो अपने सत्ता को और मजबूत बनाने के लिए, अपने अहंकार और गर्व को संतुष्ट करने के लिए नहीं, देश की बुराइयों, देश की अज्ञानता, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार, व्याभिचार, बीमार, लाचार, जितने चार लोग हैं उनके खिलाफ अपनी अधिनायकी दिखाइए। और वहां अधिनायकी दिखाएंगे तो आपके 3 करोड़ जो ब्यूरोक्रेसी की जो फौज है, जो 25 करोड़ जो मिडिल क्लास की फौज है, और जो कम से कम ये 50 लाख जो कॉर्पोरेट की जो फौज है, उन्हें अपने आप को तिरंगिरी देनी पड़ेगी या उन्हें कानून के दायरे में आना पड़ेगा। ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, मेहनत और अपनी उद्यमशीलता के आधार पर इस देश में फलने और फूलने का अधिकार है, परंतु देश की 80% जनता यानी करीब 100 करोड़ जनता को भी अपने जीने के अधिकार से आप महरूम नहीं कर सकते। ये उनका फंडामेंटल राइट है। हम तो उन्हें केवल कमाने और खाने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। हमें तो इस व्यवस्था में हमने तो उन्हें हक दिया ही नहीं है। नहीं तो इस देश के खजाने के 80% हिस्से पर उस 80% लोगों का हक होना चाहिए। इस देश के 80% सुविधाओं, 80% जितने मतलब की जरूरत की जो चीजें हैं उसमें उस 80% जनता का हिस्सा होना चाहिए, हक होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है कि हमारी 80% जनता देश के 20% साधन और सुविधाओं से गुजारा कर रही है, फिर भी वो बेचारे शांत हैं। केवल उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि हमें कमाने और खाने का फंडामेंटल राइट मिला है, सामाजिक सुरक्षा का तो उन्हें राइट नहीं मिला है। आज इस देश में 1-1 लाख रुपए लोग पेंशन लेते हैं और देश में गरीबों को 1000 कौन कहे 200 रुपए का पेंशन मिलता है, और वो भी 6-6 महीने पर। इतनी बड़ी असमानता, मैं तो पहले ही प्रोग्राम असमानता पर बना चुका हूं, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। तो इसीलिए ये मैं कहना चाहूंगा कि अहंकार और अधिनायकी के लिए हमारे इस लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेतृत्व है, एक मजबूत नेता है, हमें इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल अब चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप अपने अहंकार और अधिनायकी को मत हटाइए। लेकिन यदि आप एक महान प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको पूरा कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। आप सबसे पहले पार्टी के उन तमाम सीनियर नेताओं जिनके आउट ऑफ टर्न जाकर के आपको प्रधानमंत्री बनाया गया, सबसे पहले तो उनके प्रति आपको जो है कृतज्ञ होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम के जितने फंडामेंटल्स हैं, व्यवस्था के परिवर्तन के जितने फंडामेंटल मुद्दे हैं, उन्हें बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस और पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस पे उस पे काम करना शुरू करिए। रोजगार को लेकर के एक व्यापक फैसला लीजिए। निजी और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे अनेक सुधारों की दरकार है। यह ठीक है कि कुछ सुधारों को आपने लिया, जैसे कि अभी अभी अपने किसानों के कई फसलों को जो है पूरे देश में ओपन मार्केट में बेचने की छूट दी है, ये एक अच्छा सुधार का फैसला है। परंतु राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में अभी सुधारों का लंबा सिलसिला है। इसमें आप अपने राजनीतिक नेतृत्व को, मोदी है तो मुमकिन हो, इस दृष्टि से अलग होना पड़ेगा। आप देश के 3 करोड़ ब्यूरोक्रेसी के बदले जाकर काम नहीं कर सकते। आप 18 घंटे काम करते हो, लेकिन देश के 3 करोड़ ब्यूरोक्रेसी से कम 10 घंटे भी तो काम करवाइए। आप क्या सोचते हैं कि आप अकेले पूरे देश को सुधार देंगे? यह ठीक है कि आप एक निर्णायक व्यक्ति जरूर हो सकते हैं, लेकिन सुधारने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन के अनेक सुधारों को अमली जामा पहनाना होगा। और आपको इसके लिए देश के तमाम लोगों से खुले सुझाव भी लेने चाहिए। आपका जो ये ऐप है और वो तमाम तरीके जो हैं, वो केवल आपकी पब्लिसिटी करते हैं। देश के तमाम सुझावों को आप जो है पूरा तवज्जो नहीं देते, न उन्हें श्रेय देते हैं, न उन्हें क्रेडिट देते हैं। मैंने भी आपको अपनी 4 किताबें भिजवाई, उस पर एक लाइन का आपसे कोई मैसेज तक नहीं मिला। पढ़ने और उस किताबों में जो लाखों सुधार जो 15 साल के रिसर्च के बाद दिया गया है, उसको अपनाने की बात तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूँ
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए मैं ये अपनी बात कह पाया। अदरवाइज इस लोकतंत्र में, इस रियल लोकतंत्र में बातें तो सारी हैसियत की होती हैं। चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी में जाएं, या किसी बड़े पोजीशन पर जाएं, या किसी इंटेलेक्चुअल कोइट्री में जाएं, या किसी बड़े मीडिया बैरन बने, या एक टॉप ब्यूरोक्रेट बने, या एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट के आप बहुत बड़े टॉप गन बने, हैसियत की बात होती है। हम लोग की हैसियत तो जीरो से भी कम है, केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब तक यह है तब तक हमने ये बात कहने की जहमत उठाई और हिम्मत करी। बहरहाल आपको इन सारे विचारों पर, इन सारे बातों पर आपकी प्रतिक्रिया के लिए मैं ये कार्यक्रम छोड़े जाता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी इशू पर हम आपसे पुनः बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब खैर।